हेलो बच्चों, वेलकम टू द थ्योरी रिवीजन क्लास ऑफ जेम 16। आज का टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो लेट्स स्टार्ट। पॉइंट 1, इफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स प्लस सी, देन a to b fx dx is equals to gx evaluated from a to b, that will be gb minus ga। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। फिर पॉइंट 2, टू अप्लाई above formula fx must be continuous in the interval a to b or b to a, डिपेंडिंग अपॉन कि ए छोटा है या बी छोटा है। ए से बी के बीच में इट शुड बी कॉन्टिन्यूस। अगर कॉन्टिन्यूस नहीं होगा तो जो भी पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी होगा उस पर ब्रेक करके वी विल इवैल्यूएट। इफ इट इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू सी, देन ऑफ कोर्स सी अगर ए और बी के बीच में है देन ओनली। अगर ए और बी के बाहर है फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। ए और बी के बीच में कॉन्टिन्यूस रहना चाहिए। देन ब्रेक द इंटीग्रल एट एक्स इज इक्वल्स टू सी। ये हो गया हमारा पॉइंट 2। पॉइंट 3, इफ एफ एक्स इज not defined at x is equals to a or at x is equals to b or at both, then find limiting value at that point। ठीक है। फॉर लिमिट यूज LHL और RHL, विच एवर comes in interval of integration। ठीक है, मतलब अगर हमने ए से बी तक इंटीग्रेट किया और मान लिया ए अगर लोअर मोस्ट वैल्यू है इंटरवल का, तो फिर RHL कैलकुलेट होगा ए के ऊपर। ए से बी तक इंटीग्रेट किया तो उसका मतलब ये नहीं कि ए हमेशा छोटे होगा, ए बड़ा भी हो सकता है। अगर मान लिया बी छोटा हो जाए ए बड़ा हो जाए तो फिर ए पे हम LHL कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब ये है। फिर पॉइंट 4, डेफिनेट इंटीग्रेशन gives algebraic area bounded between curve and x-axis। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारा I इज़ a to b एफ एक्स डी एक्स है, तो अगर इंटीग्रेशन टुवर्ड्स राइट है तो जो एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा वो पॉजिटिव साइन के साथ कंट्रीब्यूट करेगा आई की वैल्यू में, और जो नीचे आएगा वो नेगेटिव के साथ कहाँ कंट्रीब्यूट करेगा। तो मान लिया अगर ये ए है और ये बी है, एक्स एक्सिस है, ये मान लिया एरिया A1 A2 A3, y बराबर एफ एक्स का ग्राफ है। तो जो आई की वैल्यू आएगी, बिकॉज लेफ्ट से राइट है तो ऊपर वाला प्लस के साथ आएगा, तो A1 माइनस A2 प्लस A3,
ये वैल्यू कैलकुलेट होगा। इसीलिए अगर हमें एरिया निकालना हो तो हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, हमें ये भी देखना पड़ेगा कौन एक्स एक्सिस के ऊपर है कौन नीचे एंड सो ऑन। दूसरा, अगर मान लिया ग्राफ ऐसे हो जाए कि ए ये है और बी ये है, या ए ये है और मान लिया A4 A5 A6, तो इस वाले केस में A2 भी उल्टा हो गया। अगर उल्टा हो गया तो फिर I की वैल्यू जो है ऊपर वाली नेगेटिव हो जाएगी, तो -A4 + A5 - A6 ये कैलकुलेट होगा। दिस इज पॉइंट 4। पॉइंट 5, A2A fx dx is equals to 0 if f of A is defined। फिर पॉइंट 6, if fx is continuous in A to B and if A to B fx dx is equals to 0। तो जीरो होने का मतलब क्या, अलजेब्रिक एरिया जीरो है, ग्राफ नीचे भी होगा ऊपर भी होगा, तो इसका मतलब ये निकलेगा fx is equals to 0 will have at least one root in A to B। A और B के बीच में कम से कम एक रूट तो होगा ही होगा। अगर कॉन्टिन्यूस है एंड अलजेब्रिक एरिया जीरो है तो एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा होगा, तभी ऊपर कुछ एरिया आएगा नीचे कुछ आएगा और वो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर पॉइंट 7, इफ एफ एक्स, इसको तो हम थ्योरम की तरह ट्रीट कर सकते हैं, इज नॉन नेगेटिव कॉन्टिन्यूस फंक्शन in A to B and if A to B fx dx is equals to 0। तो मतलब अलजेब्रिक एरिया जीरो है, नॉन नेगेटिव का मतलब है ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे नहीं है, नेगेटिव नहीं है, तो फिर ऊपर भी नहीं जाना चाहिए, फिर ये हमेशा ही जीरो रहेगा। देन एफ एक्स इज आइडेंटिकली जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू A to B, तभी ऐसा पॉसिबल है। ये हो गया हमारा पॉइंट 7। पॉइंट 8, सब्स्टिट्यूशन करते समय दो चीज़ है, एक तो जो सब्स्टिट्यूशन जिस हम एक्सप्रेशन का कर रहे हैं वो A से B के बीच में कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, और वैसे तो 1-to-1 रिलेशन भी होना चाहिए। अगर मैंने A से B के बीच में सब्स्टिट्यूशन किया तो सब्स्टिट्यूशन के लिए 1-to-1 रिलेशन होना चाहिए, इवैल्यूएट करने के लिए 1-to-1 रिलेशन नहीं चाहिए। अब ये मैंने क्यों बोला, 1-to-1 रिलेशन नहीं होगा तो क्या होगा कि तुम दुनिया का कोई भी इंटीग्रल उठा के लाओ, मान लिया मैंने लिखा 3 से लेके 5 तक कुछ भी लिखा है आगे, तो व्हाट आई विल डू, आई विल सब्स्टिट्यूट x-3 इंटू x-5 बराबर t, x-3 इंटू x-5 बराबर t। तो अब उसमें लिमिट अगर 3 से 5 है तो मैं बोलूँगा dx dx तो हम बाद में निकालेंगे, पहले तो हम लिमिट निकाल लेते हैं। फिर जैसे ही x बराबर 3 रखा तो t की वैल्यू 0 आ जाएगी, x बराबर 5 रखा फिर 0 आ गई, फिर हम बोलेंगे 0 से 0 का इंटीग्रल तो 0 ही होगा चाहे कुछ भी हो। तो ऐसे तो हम दुनिया के हर क्वेश्चन का आंसर 0 ले आएंगे। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए हम क्या बोलेंगे कि अगर हम सब्स्टिट्यूशन करें किसी भी एक्सप्रेशन का तो 1-1 होना चाहिए बिटवीन द लिमिटिंग वैल्यूज़। अगर 1-1 नहीं है तो उस पॉइंट के अराउंड ब्रेक करके फिर सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। ये हमने सब्स्टिट्यूशन के लिए बोला है, हमने ये नहीं बोला कि इवैल्यूएट करने के लिए 1-1 होना चाहिए। अगर मान लिया हमने ऐसे इंटीग्रेट कर लिया फिर उसमें A और B रखा तो उसके लिए हमें कोई 1-1 नहीं चाहिए। तो इन सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट द एक्सप्रेशन टू बी सब्स्टिट्यूटेड should be continuous and 1-1 between the limits के बीच में वो 1-1 and
कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। अब पॉइंट 9, प्रॉपर्टीज। तो उसमें प्रॉपर्टी 1, a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी होगी। ए टू बी और बी टू ए एक दूसरे का नेगेटिव होगा। फिर प्रॉपर्टी 2, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ए टू बी एफ टी डी टी। लिमिटिंग वेरिएबल को कुछ भी बोलो, उसके बाद अगर हमने उसमें ए और बी रख दिया तो लिमिटिंग वेरिएबल नाम की चीज़ ही नहीं बचेगी। तो अब उसे एक्स बोल के इंटीग्रेट करो, भले ही टी बोल के इंटीग्रेट करो, दोनों एक ही बात है। फिर प्रॉपर्टी 3, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। ये ठीक है। अब सी जो है वो ए और बी के बीच में भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इंटीग्रल जो है ए से सी के बीच में और बी से सी के बीच में डिफाइन होना चाहिए राइट हैंड साइड पे। ये ठीक है। सी मे और मे नॉट लाई बिटवीन ए एंड बी। ये ठीक है। अब कुछ बच्चों में मिसकंसेप्शन होता है कि सी ए और बी के बीच में होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, बाहर होगा तो भी चलेगा। बस ये ठीक है। इंटीग्रल्स ऑन राइट हैंड साइड मस्ट बी डिफाइंड। ये हो गया, ठीक है। इसके बाद प्रॉपर्टी 4, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स विल बी ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये हो गया। फिर प्रॉपर्टी 5, 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इज ऑलवेज 0 टू a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। दिस इज ऑलवेज ट्रू, चाहे फंक्शन कुछ भी हो। और एज ए स्पेशल केस क्या हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा या फिर हो जाएगा 0 इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स अगर एफ एक्स के बराबर हो जाए। और यहाँ पे हो जाएगा इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज माइनस एफ एक्स देन दिस। ये हो गया प्रॉपर्टी 5। प्रॉपर्टी 6, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज अगेन, एक तो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी होगी, चाहे कोई भी फंक्शन हो, ये ठीक है, उसको ऐसे तो हमेशा ही लिख सकते हैं अगर माइनस ए टू ए लिमिट्स है तो। उसके बाद अगर वो इवन ऑड होगा तो फिर 2 स्पेशल केस आ जाएंगे, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन एंड 0 इफ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी 6। प्रॉपर्टी 5 और प्रॉपर्टी 6 एक जैसी चीज़ है लगभग, दोनों में ही दो स्पेशल केसेस हैं। ये हमेशा सही है, हम इन स्पेशल केस को भूल भी सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, हमेशा ये वाली प्रॉपर्टी लगाएं। प्रॉपर्टी 6, फिर प्रॉपर्टी 7, इफ एफ एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन with period capital T, then अब इसके अंदर सब प्रॉपर्टी 1, a टू a प्लस टी एफ एक्स डी एक्स इज इंडिपेंडेंट
ऑफ ए, मतलब अगर ये इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन जो है ये एक पीरियड लेंथ के बराबर है, तो हम इंटीग्रेशन कहीं से भी चालू करें, पूरी एक साइकिल में जो एरिया आएगा वो एल्जेब्रिक एरिया इस इंटीग्रल का आ जाएगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ए। कि हम ए का वैल्यू मान लिया 1 लिया तो 1 से 1 प्लस टी, 0 लिया 0 से 0 प्लस टी, सब बराबर ही आएगा। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स। अगर हमने ए का वैल्यू 0 ले लिया, मान लिया ए का वैल्यू मैंने माइनस टी ले लिया, तो माइनस टी से 0 एफ एक्स डी एक्स, इसके अंदर भी एक साइकिल आ जाएगी। या माइनस टी बाई 2 ले लिया तो टी बाई 2 से टी बाई 2 एफ एक्स डी एक्स, सब बराबर आ जाएगा। फिर सब प्रॉपर्टी 2, अगर 0 से लेके n टाइम्स t तक एफ एक्स डी एक्स है तो इसके अंदर n साइकिल आ जाएंगे, n इंटू 0 से लेके t तक एफ एक्स डी एक्स। बट इसमें शर्त क्या है कि n इंटीजर होना चाहिए, t ऑफ कोर्स पीरियड होना चाहिए। तो इंटीजर है तभी उतार सकते हैं। अगर n का वैल्यू मान लिया 1/3 हो जाए तो 1/3 नहीं उतार सकते। 1/3 हम ऐसा नहीं बोल सकते कि 1/3 साइकिल के अंदर एरिया भी 1/3 आएगा, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। एक साइकिल के अंदर तो एरिया कांस्टेंट ही आएगा क्योंकि उसके बाद तो सेम ही चीज़ रिपीट होगी। बट 1/3 साइकिल में तो ऐसा हो सकता है कि पहले ग्राफ बिल्कुल ही 0 के पास हो, फिर एकदम सडनली राइज हो जाए एक साइकिल के अंदर, तो हो सकता है बाद में एरिया ज़्यादा आ जाए। तो इसलिए ये इंटीजर ही होना चाहिए तभी ये वैलिड है। फिर SP3 n1 टाइम्स टी से लेके n2 टाइम्स टी तक एफ एक्स डी एक्स अगर है तो n2 माइनस n1 साइकिल्स आ जाएंगे 0 से लेके t तक एफ एक्स डी एक्स। बस n1 and n2 बोथ मस्ट बी इंटीजर्स, देन ओनली दिस विल वर्क। ये हो गया हमारा SP3। फिर SP4, अगर a प्लस एन टाइम्स टी से लेके b प्लस एन टाइम्स टी तक एफ एक्स डी एक्स है तो दैट विल बी a टू b एफ एक्स डी एक्स। मतलब हमने क्या किया, पूरे इंटरवल को n साइकिल आगे खिसका दिया। इसमें पूरा जो ये इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है उसका लेंथ b माइनस ए है, दैट कुड बी एनीथिंग। मतलब उसमें आधा साइकिल हो, पूरा साइकिल हो, 1/5 साइकिल हो, वो सब चलेगा। बट इसमें क्या बोल रखा है कि ए से बी तक जो एरिया आ रहा है, अगर मैं उसको पूरा 10 साइकिल आगे ले जाऊं उतना ही लेंथ में एरिया उतना ही आएगा। सही बात है कि अगर मैं 4 साइकिल आगे ले जाऊं किसी भी पॉइंट को तो वहां पे ग्राफ एग्जैक्टली वैसे ही दिखाई देगा जैसे पहले दिखाई दे रहा था, इसलिए दिस विल वर्क। तो ये था प्रॉपर्टी 7। फिर प्रॉपर्टी 8। प्रॉपर्टी 8, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। a टू b एफ एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी आएगा कोई भी दो डिफरेंट इंटीग्रल हो जिनकी लिमिट अलग अलग हो, उनको हम क्लब करने के लिए क्या कर सकते हैं, दोनों इंटीग्रल की लिमिट हमेशा पहले 0 से 1 बना लिया, फिर हम उनको क्लब कर सकते हैं। तो दो डिफरेंट लिमिट वाले इंटीग्रल्स को कवर करने के काम आएगा। ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ भी लिमिट हो, राइट हैंड साइड पे हम हमेशा 0 से 1 ला सकते हैं। ये हमारा हो गया प्रॉपर्टी 0.9 के अंदर प्रॉपर्टी। अब आगे चलते हैं 0.10। अगर मान लिया कोई फंक्शन है ix, इसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल्स। a से लेके b तक या फिर ax से लेके bx तक, और यहाँ हो गया मान लिया f ऑफ x कॉमा t dt। तो t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। इन जनरल हमने जनरल केस लिया है, यहाँ पे भी x है और लिमिट्स में भी x है। तो ऐसा करके राइट हैंड साइड एक x का फंक्शन आ जाएगा।
तो उसका अगर हमें डेरिवेटिव चाहिए तो वो हम ऐसे निकाल सकते हैं, अपर लिमिट का डेरिवेटिव बी डैश एक्स, फिर जो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल टी है उसकी जगह बी एक्स रख दिया, तो एफ ऑफ एक्स कॉमा बी एक्स, फिर माइनस लोअर लिमिट का डेरिवेटिव, फिर इंटीग्रेटिंग वेरिएबल की जगह लोअर लिमिट रख दिया। ये तो हो गया डिफरेंशिएशन बिकॉज ऑफ वेरिएबिलिटी इन द लिमिट्स, कि यहाँ पे एक्स आ रहा है, अब अंदर भी एक्स आ रहा है, तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, लिमिट्स अब ऐसी रहने दिया, और जो अंदर वाला फंक्शन है इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया, मतलब t को कांस्टेंट मानते हुए, और वो जो फिर फंक्शन आएगा उसको फिर हम t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। अब मान लिया अगर अंदर f ऑफ x कॉमा टी जो लिखा है इसमें x ही ना आए, अगर इसमें x नहीं आया तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, केवल इतना पार्ट बचेगा। तो एज ए स्पेशल केस इफ f ऑफ x कॉमा टी इज इक्वल्स टू जी टी, मतलब इट डज नॉट कंटेन x, तो फिर आई एक्स कितना हो गया, ए एक्स से लेके बी एक्स तक एंड जी टी डी टी, मतलब अंदर x नहीं है, तो फिर इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, और जी टी में टी की जगह x नहीं रखना, टी की जगह पूरा अपर लिमिट रखना है, जो भी अगर अपर लिमिट मान लिया साइन एक्स है तो पूरा साइन एक्स ही रखना है, तो बी एक्स माइनस लोअर लिमिट का डेरिवेटिव इंटू जी ऑफ ए एक्स, ये आ जाएगा। ये आ गया हमारा प्रॉपर्टी 10, सॉरी पॉइंट 10, एक 11 0 टू पाई बाई टू एल एन साइन एक्स, ये एक इंटीग्रल है जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है, इसलिए इसकी वैल्यू याद कर लिए, 0 टू पाई बाई टू एल एन कॉस एक्स डी एक्स विल बी माइनस पाई बाई टू एल एन टू, और अगर 0 टू पाई एल एन 0 टू पाई बाई टू में तो क्या है, साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव होगा, तो हमें मॉड वॉड लगाने की जरूरत नहीं है, और 0 टू पाई में तो वैसे साइन एक्स भी पॉजिटिव ही होगा, तो यहाँ पे भी मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, बट कॉस में मॉड लगाने की जरूरत पड़ेगी, एल एन मॉड कॉस एक्स अगर है तो ये डबल हो जाएगा, माइनस पाई एल एन टू, ये हो गया पॉइंट 11। फिर पॉइंट 12 इज रिलेटिंग इंटीग्रल्स। ऐसा हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में कि उसने दो इंटीग्रल दे लिए और बोले कि I1 और I2 में रिलेशन बताओ, तो I1 और एक इंटीग्रल को दूसरे इंटीग्रल से रिलेट करना है, तो एक तरीका तो ये हो जाएगा कि दोनों को सेपरेटली कैलकुलेट कर लें फिर आपस में निकाल लें क्या रिलेशन है, बट 99.99% ऐसा होगा नहीं, कि जो इंटीग्रल होंगे उनको या तो इंटीग्रेट करने में बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, या ऐसा भी हो सकता है कि वो नॉन इंटीग्रेबल हो, मतलब मेरे को फिर एक इंटीग्रल को दूसरे में कन्वर्ट करना ही आना चाहिए, सेपरेटली इवैल्यूएट करके नहीं हो रहा होगा मैक्सिमम क्वेश्चंस में। तो अब एक इंटीग्रल से दूसरे इंटीग्रल तक जाते समय हम उनको रिलेट कैसे करेंगे, कैसे सोचेंगे, तो देखो अगर लिमिट सेम है तो हो सकता है बाई पार्ट लग रहा हो, या फिर लिमिट से भी हम हिंट लगा सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन करके भी हो सकता है। तो जैसे एक जगह लिमिट मान लिया 1 से लेके 2 है, दूसरी जगह 1 से 4 है, तो मे बी एक्स बराबर टी स्क्वायर रखने पे वो ऐसे हो रहा हो। तो फर्स्ट पार्ट, इफ लिमिट्स आर सेम, ये ठीक है, टू रिलेट टू इंटीग्रल्स I1 and I2, इफ लिमिट्स आर सेम देन मे बी, मतलब ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ऐसे भी उसका सीरीज ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बाद वापस लिमिट सेम आ जाए, मे बी बाई पार्ट्स इज यूज्ड। अब बाई पार्ट्स की हिंट तो हमें ऐसे ही मिल जाएगा कि अगर एक I1 और I2 में एक जगह में
एफ दिखाई दे रहा हो, दूसरी जगह एफ डैश जैसी चीज़ दिखाई दे रही हो, तो भी वहाँ से हिंट लग जाए। सेकेंड, limits can also give the hint for substitution. Limits can also give the hints for substitution. ठीक है। थर्ड, अगर 0 to infinity हो तो हम ट्राई कर सकते हैं x इज इक्वल टू 1/x, या 0 to 1 है और दूसरी जगह 1 to infinity है तो भी x इज इक्वल टू 1/x या x इज इक्वल टू 1/t जैसी चीज़ ट्राई की जा सकती है। पॉइंट 12, पॉइंट 13, determination of function defined by integral expression। अगर मान लें कोई हमें ऐसा फंक्शन हो अननोन जो इंटीग्रल एक्सप्रेशंस में डिफाइन करना हो, फिर हमें वो फंक्शन निकालना है। तो फर्स्ट, इफ लिमिट्स आर कांस्टेंट एंड एक्सटर्नल वेरिएबल is not present inside the integral, then it can be taken as constant। मान लिया उसने बोला कि fx है और एक्स स्क्वायर प्लस 0 से 1 एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर एंड मान लिया एफ ऑफ वाई डी वाई, इस तरह का ये क्वेश्चन हो गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0 से 1 एक्स वाई स्क्वायर एफ वाई डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर 0 to 1 वाई एफ वाई डी वाई। तो अब इस इंटीग्रेशन के अंदर जो हमारा एक्सटर्नल वेरिएबल है एफ एक्स, ये ठीक है, वो इन्वॉल्व, मतलब अंदर x इन्वॉल्व नहीं है, ये तो x है ऑफ कोर्स। तो इसमें क्या होगा, जो भी फंक्शन हो, वैसे इंटीग्रेशन तो किया नहीं जा सकता क्योंकि f चाहिए मेरे को, तो जब तक f नहीं पता है तब तक ये इंटीग्रेट ही नहीं होगा। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे थियोरेटिकली y के रिस्पेक्ट में, फिर 0 और 1 रख देंगे, तो इसमें x नाम की कोई चीज़ आएगी नहीं, तो इसलिए इसको हम कांस्टेंट बोल सकते हैं अल्फ़ा। सेम लॉजिक से इसको हम बोल सकते हैं बीटा। तो ऐसा करने से हमें fx का स्ट्रक्चर पता लग गया कि वो अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा एक्स स्क्वायर इस फॉर्मेट का होगा। एफ एक्स मेरे को पता है तो एफ वाई पता है, एफ वाई पता है तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा, तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा तो एक रिलेशन आ जाएगा, ऐसे दूसरा रिलेशन वहाँ से आ जाएगा। 2 इक्वेशन 2 अननोन सॉल्व हो जाएगा थियोरेटिकली। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इफ लिमिट्स कंटेन वेरिएबल देन differentiate। To get rid of integral, and then solve obtained differential इक्वेशन। तो मान लिया अगर कुछ ऐसे ले रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 0 से लेके x तक, और मान लिया डी टी
अपॉन 1 प्लस cos t रेज टू पावर 100 और यहाँ पे कुछ भी साइन क्यूब t, कुछ अगर ऐसे है cos t का मान लिया क्यूब और ये dt ft इंटू साइन टी, समथिंग लाइक दिस। तो इसमें कहीं अंदर x नहीं है बट लिमिट्स में वेरिएबल x है। तो अब पहले तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी डी एक्स, तो ये आ जाएगा एफ डैश एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस क्यूब एक्स। अब इस एफ एक्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लाके ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए, मतलब एफ एक्स अगर वाई है तो एफ डैश एक्स ऑफकोर्स डी वाई बाई डी एक्स है, तो ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को फिर सॉल्व कर दिया तो वहाँ से आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया डिफरेंट इंटीग्रल्स को, मतलब इंटीग्रल फॉर्म में अगर कोई फंक्शन है तो उस फंक्शन को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। एंड दिस वाज पॉइंट 13। आगे अब पॉइंट 14, रिडक्शन फॉर्मूला एंड वॉलीज थ्योरम। तो रिडक्शन फॉर्मूले में तो अगर आई एन इज इक्वल्स टू, इम्पॉर्टेंट यही है 0 से π/2 तक साइन एक्स या 0 से π/2 तक कॉस एक्स हो, जहाँ पे n कोई भी नेचुरल नंबर है। तो इसका जो रिडक्शन फॉर्मूला है वो ऐसे आएगा, अगर ये n है तो यहाँ पे n फिर उससे एक कम और ये लोअर सबस्क्रिप्ट एक और कम आई एन। इसको याद कर लिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड वॉलीज थ्योरम, 0 से π/2 तक साइन एक्स पे कुछ पावर है इंटू कॉस एक्स पे कुछ पावर है, m और n दोनों नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल, तो दिस कैन बी रिटन एज, अब इसमें a प्लस बी माइनस एक्स लगाएंगे तो साइन और कॉस इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब m और n इंटरचेंज हो जाएगा। साइन पे पावर m आ जाएगा, कॉस पे n आ जाएगा। दैट मीन्स कि जो राइट हैंड साइड है वो भी हमारा m और n में सिमेट्रिक होना चाहिए। तो ये ऐसे आ जाएगा n-1, n-3, n-5, ऐसे करते हुए दो घटते हुए लास्ट में 2 या 1 पे जाएगा। वो तो डिपेंड करता है कि n-1 इवन है या ऑड है, उसके हिसाब से या तो 2 पे आएगा या 1 पे आएगा। फिर सेम चीज़ रिपीट होगी m में, दो घटते हुए लास्ट में 2 और 1, होल डिवाइडेड बाई नीचे m प्लस n, फिर ये भी दो घटेगा m प्लस n -2, m प्लस n -4 एंड सो ऑन, लास्ट में 2 और 1 इनटू लैम्डा। अब लैम्डा क्या है, इफ m, n बोथ आर इवन देन लैम्डा विल बी π/2, एल्स लैम्डा इज इक्वल्स टू 1। मतलब अगर m और n में से एक भी ऑड हो गया तब तो बस यही वाला एक्सप्रेशन बचेगा, यहाँ पे लास्ट में 1 आएगा। अगर दोनों ही इवन हैं तब जाके ये π/2 होगा। तो 4 केसेस में इवन ऑड इवन एंड ऑड में से केवल एक केस में π/2 आएगा जब दोनों इवन है, बाकी तीनों केसेस में 1 आएगा। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। पॉइंट 15 is definite integration as a limit of
इनफाइनाइट सम। तो थ्योरेटिकली इसमें दो तरह की चीज़ें हैं कि अगर कोई इंटीग्रल लिखा है a टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो उसको हम एक इनफाइनाइट सम में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो सम कैसा आएगा, लिमिट n इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी और सिग्मा h इंटू एफ ऑफ a प्लस आर एच एंड h इज इक्वल्स टू 0 से n-1 तक, जहाँ पे n इंटू एच इज इक्वल्स टू b माइनस a. सो दिस implies n approaching towards infinity implies, this implies अगर n infinity को जाएगा तो h 0 को जाएगा. तो इसको सम किया और सम करने के बाद लिमिट निकाल लिया इसका, लिमिट n स्टैंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी. इसको ऐसे भी ले सकते हैं, लिमिट n स्टैंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी h टाइम्स सिग्मा h इज इक्वल्स टू 1 से n तक f ऑफ a प्लस आर एच, ये हो जाएगा. दिस इज, मान लिया ये वाला एक्सप्रेशन मान लिया Tn है, ये वाला एक्सप्रेशन मान लिया Vn है, और ये मान लिया I है. तो एक इम्पॉर्टेंट नोट क्या है कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो a से b के बीच में b, ये वाला जो एरिया है ये एरिया विल बी Tn एंड ये एरिया जो है ए से बी के बीच में, ये वाला जो शेडेड एरिया है दिस इज Vn. तो फॉर फाइनाइट n, Tn मतलब सॉरी इतना पार्ट है, लिमिट उसमें नहीं है, केवल इतना पार्ट जो है. तो फॉर फाइनाइट n, ठीक है, n का भी कुछ भी हो, मैंने 10,000 हो 5,000 हो कुछ भी, इफ fx if fx is increasing then जो Tn होगा that will be less than integral will be less than Vn, ये हो जाएगा. दूसरा, if fx is decreasing then Tn will be greater than I will be greater than Vn, ये हो जाएगा. तो ये एक इनइक्वालिटी है फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट उल्टा है कि इनफाइनाइट लिमिट दे रखा है और उसको हम इंटीग्रल में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं. तो मान लिया लिमिट n स्टैंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी सिग्मा r इज इक्वल्स टू a टू b सम एफ आर ऐसे करके दे रखा है. तो टू कन्वर्ट इनफाइनाइट सम इनटू इंटीग्रल, ठीक है. स्टेप 1, एक्सप्रेस सम इन सिग्मा फॉर्म. जो भी सम लिखा पहले उसको सिग्मा फॉर्म में लिखा, फिर
take out 1 upon n, and in remaining expression we should club all r क्या है, समेशन वेरिएबल है, with n in the form of r by n। तो बचे हुए एक्सप्रेशन जितना भी आ रहा है वो सब r by n की फॉर्म में क्लब हो जाना चाहिए। फिर स्टेप 3, रिप्लेस r by n with x, 1 by n with dx, and lower limit of integration is equals to limit n is tending towards infinity, lower limit of sigma divided by n, and ऐसे ही upper limit of integration is equals to limit n is tending towards infinity, upper limit of sigma divided by n। अगर मान लिया सब कुछ r by n के टर्म्स में क्लब नहीं हो रहा है, r एक्स्ट्रा बच रहा है या n एक्स्ट्रा बच रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि वो फिर इस मेथड से हो ही नहीं रहा होगा, फिर वो सिंपली लिमिट वाला ही मेथड होगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट नहीं हो रहा होगा। ये हो गया हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ इनफाइनाइट सम। अब नेक्स्ट पॉइंट 16, इनइक्वालिटी के अंदर फर्स्ट, इफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स इन ए टू बी, ठीक है, ऑफकोर्स गिवन बी इज ग्रेटर देन ए, तो फिर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स विल बी ग्रेटर देन ए टू बी जी एक्स डी एक्स। जो फंक्शन ऊपर होगा उसका एल्जेब्रिक एरिया भी ज़्यादा आएगा और वो वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। ये हो गया प्रॉपर्टी 16.1, या इसको बोल सकते हैं इनइक्वालिटी 1। फिर इनइक्वालिटी 2, अगर कोई भी फंक्शन है मान लिया ए से बी के बीच में जिसका मिनिमम वैल्यू स्मॉल m है एंड मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल M है, इफ इन ए टू बी f minimum is equals to small m and f maximum is equals to capital M, then a to b fx dx will be less than equals to capital M b small m b minus a। तो ऑफ कोर्स वो इन रेक्टेंगल्स के एरिया आ जाएंगे, उनके बीच में फंक्शन का एरिया होगा। ये हो गया इनइक्वालिटी 2। इनइक्वालिटी 3, a to b fx dx का मॉड विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड के अंदर a to b fx dx गिवन ऑफ कोर्स b ग्रेटर देन a है। तो अगर मान लिया कोई फंक्शन ऐसे है, ये a है, ये b है, ये मान लिया एरिया a1 a2 a3 है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो आ जाएगा a1 प्लस a2 प्लस a3, राइट हैंड साइड पे क्या होगा 2 प्लस a3 का मॉड आएगा। तो ऑफ कोर्स ये एरिया डेफिनेटली ज़्यादा होगा, इसलिए ये आ जाएगा हमारा इनइक्वालिटी 3।